ऑडिट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बच्चा फेस करता है वो है कि कैसे एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस इन 2 स्टेप्स कि कैसे आप किसी भी ऐसे बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत इजीली प्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये वीडियो की डिस्कशन 2 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको ऐसे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपको मार्क करती रहनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड वंस यू आर डन विद द रीडिंग पोर्शन, कैसे आप एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर की प्रेजेंटेशन करोगे। मैंने बहुत डिटेल में स्टेप्स को डिस्कस किया है, तो बहुत छोटी सी वीडियो है, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल अगर आप अपने आने वाले अटेम्प्ट या इनफैक्ट मैं बोलूँगी किसी भी अटेम्प्ट में आप अपना पेपर लिखने वाले हो तो। So without wasting any time, let's start with today's. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको किसी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना कैसे चाहिए। ज्यादातर बच्चों को ऐसे के क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आते हैं। उनको क्वेश्चंस पढ़ते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ये उनको पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो आईसीएआई है वो कहाँ से किस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है और उनको क्या आंसर लिखना चाहिए। मतलब आपको सब्जेक्ट आता है, आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन फिर भी आप गलत आंसर लिख कर आते हो क्योंकि आप स्टैंडर्ड कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ओके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जब भी ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं तो बोलूंगी ऑडिट में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ऐसे बेस्ड है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त किन किन चीजों को देखोगे, क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। बेटा सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एंड वो क्वेश्चन अगर ऐसे बेस्ड है तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर ऐसे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे के क्वेश्चंस, वहां पे बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूट ऐसे का नंबर लिखता है या उसका नाम लिखता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि अगर उसने ऐसे का नंबर लिख दिया तो बच्चा रट्टा मार के आता है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसके अंदर उसको क्या लिखना है। सो इंस्टीट्यूट बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पे स्टैंडर्ड का नंबर लिखता है। तो मतलब जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से पूछा जा रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से पूछा जा रहा है। तो बेटा आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने सब्जेक्ट लर्न किया है, तो कोई ना कोई कंसेप्ट तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर होगा। तो आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना, आपको ध्यान में रखने वो सारे कंसेप्ट जो आपने लर्न करे हैं 11 चैप्टर के अंदर, एंड जहां पे आपने उस कंसेप्ट को देखा है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आपको वहां पे रेफर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन बात कर रहा है प्लानिंग की, या मैं कहती हूं मान लेते हैं कि क्वेश्चन बात कर रहा है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज की। सो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज ये वर्ड आपने कहां पे पढ़ा है मैम? चैप्टर नंबर 2 ऐसे नंबर 300 के अंदर, राइट। तो मतलब आपका दिमाग कौन से स्टैंडर्ड पे जाना चाहिए? ऐसे 300 के ऊपर। आर यू गेटिंग मी? तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से पूछा जा रहा है। आपको एक बार पता लग गया कि यस क्वेश्चन है फ्रॉम ऐसे नंबर 300, देयर आफ्टर आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, जहां पे आपको डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ऑडिट प्रोसीजर डिफाइंड है आपके स्टैंडर्ड के अंदर और आपको 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट लिखने हैं। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, आपको वो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखने पड़ते, आपको ना स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, ऐसे 200 कहता है कि ऑडिटर को थ्रू आउट द ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए। सो इंस्टीट्यूट इस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आपको एक सिचुएशन दे देगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस सिचुएशन के अंदर ऑडिटर जो काम कर रहा है उसने शायद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन नहीं किया, तो मतलब वो ऐसे नंबर 200 की रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस कर रहा है। तो क्या आपने ऐसे डायरेक्टली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है उसके जो हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं ऐसे 200 के अंदर, वो आपको सबसे पहले लिखने नहीं। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आईसीएआई आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या डायरेक्ट आपको प्रोसीजर लिखने हैं। क्योंकि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा वहां पे आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट आता है तो आप इजिली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे।
समझ में आ रहा है। तीसरी चीज जिसके ऊपर आपको फोकस जाना चाहिए वो है कि उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर जो क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछ रहा है, क्या एक सिंगल स्टैंडर्ड अप्लाई होगा या मल्टीपल स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आ सकती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी बेटा। जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 6 है जिसके अंदर एसे नंबर 230 दैट टॉक्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड ऑल्सो एक आपका SQC 1 भी है जिसके अंदर भी इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। गेटिंग माई पॉइंट। 2-3 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो आपने ऐसे देखे होंगे जहां पे इस दोनों स्टैंडर्ड की रेफरेंस आ रही है, राइट। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि रिपोर्टिंग वाले एस्पेक्ट में आपका 700 की सीरीज एप्लीकेबल होती है एंड रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के अंदर भी कुछ रिपोर्टिंग की बातें आती हैं। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, आपको समझना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या एक सिंगल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा है या मल्टीपल स्टैंडर्ड की रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है बेटा कि वो SQC 1 के ऊपर भी कोई कंसेप्ट है जो SQC 1 से भी पूछा जा रहा है और ऐसे नंबर 230 में डॉक्यूमेंटेशन है, तो वहां पे आपको दोनों स्टैंडर्ड की रेफरेंस देनी पड़ सकती है। आर यू गेटिंग मी? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन के अंदर क्या सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा है या मल्टीपल स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आ रही है। ऑल्दो इंटर लेवल पे ऐसे बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे जहां पे एक से ज्यादा स्टैंडर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आपके सिलेबस में एक आधी जगह ऐसी है जहां पे मल्टीपल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है। ओके, देयर आफ्टर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट्स पूछी जा रही हैं। बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं ना एग्जाम लिखते वक्त, वो समझते नहीं है कि इंस्टीट्यूट शायद एक नहीं पूछ रहा रिक्वायरमेंट, वो एक से ज्यादा पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन के अंदर, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इंस्टीट्यूट व्हाट पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट व्हाई पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट हाउ पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने 4 क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन के अंदर और आप सिर्फ एक का जवाब देके आते हो तो आपको नंबर भी एक का ही मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? तो जब भी आप कोई स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं फिर से समराइज करूंगी, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है। दूसरा, आप ये आइडेंटिफाई करो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तीसरा, आप ये देखो कि उस स्टैंडर्ड के अंदर क्या सिंगल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा है या मल्टीपल स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आ रही है। एंड देयर आफ्टर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो कि क्वेश्चन कितने आपके उस गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है। ओके, आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद आंसर लिखने से पहले आपको ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जब भी आप एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको आज ही बता देती हूं। जब भी कोई भी ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको ऐसे का नंबर लिखना है। मान लेते हैं कि ऐसे 200 वहां से क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट क्या है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, इसका कंसेप्ट है। या फिर आपको ऑडिट को परफॉर्म करना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ऐसे नंबर 200 में है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया ना ऊपर कि कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो स्टैंडर्ड का नंबर लिखोगे। देयर आफ्टर आपको स्टैंडर्ड का नाम लिखना है। देयर आफ्टर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है जो स्टैंडर्ड ने सेट किया है, आपको ये लिखना पड़ेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आपका फिक्स है कि सबसे पहले आप लिखोगे एज पर SA 200 जिसका नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, जब वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, राइट। एंड ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब ये वाला तो कोई भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा, आपको अपने पास स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए। स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, उस स्टैंडर्ड ने ऑडिटर के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है। देयर आफ्टर अब वो क्वेश्चन कोई ना कोई तो कंसेप्ट के ऊपर होगा ना, डेफिनेटली वो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा जब आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा। तब आप ना इसके बाद आके उस रिस्पेक्टिव कंसेप्ट को लिख दोगे। अगर क्वेश्चन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के ऊपर है तो आप ये वाला कंसेप्ट लिखोगे। अगर क्वेश्चन आपके इस कंसेप्ट के ऊपर है कि ऑडिट हैज टू बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आप ये वाला कंसेप्ट लिख दोगे। देयर आफ्टर आपको क्या लिखना है, मेन कंसेप्ट लिखना है। आपने कंसेप्ट लिख दिया, आपको ना कंसेप्ट लिखते वक्त ये भी इंश्योर करना पड़ेगा बेटा कि आप कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो। मतलब आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा कि आप एग्जैक्टली बुक वाली लैंग्वेज ही लिख कर आओ, लेकिन एटलीस्ट आपकी क्वेश्चन का आंसर जो भी आप लिखोगे उसमें सेंस बननी चाहिए, आप कीवर्ड्स यूज करोगे। एंड आपको मेक श्योर ये करना है कि आप ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना बनाओ, कोशिश करनी कि आप ना अपने कंसेप्ट का आंसर पॉइंट में दो। इससे एग्जामिनर के लिए आपके आंसर को समझना ईजी हो जाएगा। ओके, आपने ना जब कंसेप्ट लिख दिया उसके बाद आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को लिखना पड़ेगा। मतलब इसके बाद ना आप क्वेश्चन ही लिख दोगे कि क्वेश्चन में क्या था।
आप लिखते हो ना इन द गिवन क्वेश्चन, तो यहां पे आप अगले स्टेप में क्वेश्चन ही दोबारा से उतार दोगे, राइट। फिर देयर आफ्टर आप ना ये जो मेन कंसेप्ट आपने ऊपर लिखा इसको रिलेट करोगे क्वेश्चन से कि कैसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है और जो आंसर आप दे रहे हो वो मैच होता है। ओके, लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दोगे कि क्या आपके इस गिवन क्वेश्चन के आंसर की कंक्लूजन है। तो जब भी स्टैंडर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक कि आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, राइट, और पढ़ने के स्टेप बेटा आपको यही रखने हैं। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बेस्ड क्वेश्चन के आंसर की प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। जब भी आप कंसेप्ट लिखोगे ना उस टाइम पे आप ये भी ध्यान में रखना कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं तो आप मल्टीपल कंसेप्ट को वहां पे लिखोगे। मतलब स्ट्रक्चर आपका यही रहने वाला है। अगर आप एक सेट स्ट्रक्चर से आंसर की प्रेजेंटेशन करोगे तो क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में, आपका पेन एग्जाम्स के दौरान रुकेगा नहीं, सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये एक छोटी सी डिस्कशन थी, बेसिक डिस्कशन है, लेकिन बच्चों को ये बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं कि मुझे क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और मुझे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड एज वेल। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है इस चैनल पे, जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो सकती है, उनके साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आप कमेंट भी कर सकते हो कि इस टाइप की वीडियोस अगर कोई और चाहिए, इस सब्जेक्ट में आपको कोई और इशू आ रहा है जिसको लेकर गाइडेंस चाहिए, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।